अगर आप केटी लाइव न्यूज को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका अपना केटी लाइव न्यूज। सर, जैसे कि आप गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन आए हो, तो अब तक क्या मकसद है कि अभी तक आपका मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है? नहीं, ये तो सरकार की जिद है। देखिए, हमारा मकसद बहुत सिंपल सा है, बहुत सीधा सा है। जो कानून हमें नहीं चाहिए, सरकार क्यों थोपना चाहती है किसानों पर? बहुत एक सीधी सी बात है। माना आप कह रहे हैं कि कानून बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी भी सरकार ये नहीं बता रही इसमें बढ़िया क्या है। आप ये बताइए ना कि बढ़िया क्या है। दूसरी बात, बढ़िया या घटिया का फैसला कम से कम उस पर ही छोड़ दीजिए जिसके लिए आप लेकर आए हैं, वही फैसला कर लेगा या बढ़िया है या घटिया है। और किसानों ने ये जो कानून है पूरी तरह से पढ़ के समझ के उसके बाद में आंदोलन शुरू किया है। जो किसानों के नेता हैं, जो किसानों के संगठन हैं, उन्होंने न केवल खुद पढ़ा, खुद समझा, फिर अपनी टीम बनाकर लोगों को समझाया गांव-गांव जाके, और समझने के बाद में फिर उसका विरोध शुरू किया है कि यह है कानून। और फिर भी सरकार कहती है कि भाई ये बहुत जो है आपके हक में है और जिद पर अड़ी हुई है। तो जो भी कुछ है वो सरकार की जिद है, हमारी कोई जिद नहीं है। हमारा तो सिंपल है, ये तीनों कानून आप वापस लीजिए, एमएसपी को कानून बनाइए, बात खत्म। मैं किसान आंदोलन में आकर साथ में हूं। किसान कानून का विरोध कर रहे हो, किसान आंदोलन में आके उसी तरह आप ईवीएम का विरोध करते आए हो बराबर। नहीं करूं, मतलब मेरा जो अधिकार है संविधान के संविधान ने जो मुझे अधिकार दिया है, मैं अपने उस अधिकार का पालन न करूं। मतलब किसी अनपढ़ व्यक्ति को, किसी आम व्यक्ति को, किसी नासमझ व्यक्ति को अगर अपने अधिकारों का पता ना हो और वो बेचारा अपने अधिकारों का उपयोग ना कर पाए, ये तो समझ में आता है। यार, एक वकील से ये पूछा जाए कि मैं अपने अधिकारों का प्रयोग ना करूं, और मैंने इसको पूरी तरह से लोगों को बता दिया है कि कानून क्या है। इससे केवल किसान नहीं, पूरा देश तबाह हो जाएगा। इस देश के 82 करोड़ गरीब, जिनके लिए 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया, और उन गरीबों को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज देने की जो व्यवस्था की गई, इस कानून के बाद में सरकार के पास दाना नहीं आ पाएगा, तो उन गरीबों के लिए कहां से लाएगी? क्योंकि जब पूरी जमीन का कॉन्ट्रैक्ट, पूरी जमीन का जो है उसमें जो होने वाली फसल है उसका समझौता व्यापारियों से हो जाएगा, तो सारा अनाज तो व्यापारियों के गोदाम में चला जाएगा। सरकार कहां से लाएगी इन 82 करोड़ लोगों के लिए? जो 5 लाख जो सरकारी राशन की दुकानें खोली हुई हैं। अगर मैं इस बात को कह रहा हूं तो मतलब मैं विरोध कर रहा हूं। अगर ये विरोध है तो बिल्कुल मैं खुल के विरोध कर रहा हूं, और ये बगावत है तो मैं सबसे बड़ा बागी हूं, बिल्कुल कर रहा हूं इसका विरोध। लेकिन मैं देश को बचाने के लिए ये सब कर रहा हूं, और ये मेरी जिम्मेदारी है एक नागरिक के नाते, और एक वकील होने के नाते, एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी मैं उसको निभा रहा हूं। मैं लोगों को समझा रहा हूं। पढ़े लिखे की और आपकी वकील की बात आती है, और लोग भी वकील भी है, जज भी है, काफी समझदार लोग हैं, तो आप ही पर ज्यादा जिम्मेदारी है। नहीं, मैं तो अपनी जिम्मेदारी मानता हूं। मैं कब कह रहा हूं मेरे पे ज्यादा जिम्मेदारी है? मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते तो मैं क्या करूं? भाई, आपको माननी चाहिए जिम्मेदारी, और लोगों को भी जिम्मेदारी माननी चाहिए। किसके लिए, किस बात के लिए पढ़े लिखे लोग हैं? अगर कानून के जानने वाले लोग कानून की जब बात आ रही है उसे ही नहीं बता सकें, या उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकें, या सरकार से डर जाएं, तो भाई मैं क्या कर सकता हूं? डर जाएं तो डर जाएं, ना निभाएं ना निभाएं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। अगर आपको किसी को बुरा लग रहा है तो लगता रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो ये सारे, देखिए, ये सारे के सारे सवाल सही मायने में पत्रकारों को, मीडिया के लोगों को प्रधानमंत्री से, कृषि मंत्री से, गृह मंत्री से, सरकार से पूछने चाहिए, ना कि पब्लिक से। जो आपने भाई काले धन की बात, आपको मालूम है जिस समय नोटबंदी हुई, वो नोटबंदी लाने के 4 कारण थे। नंबर 1 काला धन, नंबर 2 भ्रष्टाचार खत्म करना, नंबर 3 जो जाली नोट है वो खत्म करना, और नंबर 4 आतंकवाद खत्म करना। न तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ, भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ गया। और भ्रष्टाचार के एक नहीं कई उदाहरण है, 2 मोटे से उदाहरण बताता हूं। एक, इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई सरकार, यानी कि चंदा राजनीतिक पार्टियों को कैसे मिले उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई। उसमें कहीं भी कौन व्यक्ति कितना पैसा किस पार्टी को दे रहा है पता नहीं लग रहा। 6,500 करोड़ रुपया उसमें आया इलेक्टोरल बॉन्ड से। उसमें से 95% रुपया जो गया, चंदा जो गया, वो बीजेपी के पास में गया, यानी 6,000 करोड़ से ज्यादा चंदा बीजेपी के पास गया।
और ये नहीं पता कि वो पैसा किसने दिया और किसने कितना पैसा दिया। तो ये भ्रष्टाचार का आप जानते हैं एक बड़ा उदाहरण है। दूसरा और बड़ा उदाहरण बताता हूं। प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड बनाया और वो बनाया कोरोना के नाम पे कि कोरोना महामारी के लिए पैसा इकट्ठा करना है। नंबर एक, प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड बनाया तो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के नाम पर बनाया गया है, कोई वो उनकी व्यक्तिगत कोई जागीर नहीं है। लेकिन इस पीएम केयर फंड के विषय में न तो ऑडिट हो सकता है और ना ही इसके विषय में कोई सूचना दी जा सकती है। तो सवाल लोगों को नहीं पूछना चाहिए कि भाई आप क्यों सूचना नहीं देंगे इसके विषय में, ये तो पब्लिक का पैसा है ना, लोगों से आ रहा है ना पैसा, या जहां से भी आ रहा है, और आप देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर जो पीएम रिलीफ फंड होता है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है, उसमें जितना पैसा आता है उसका ऑडिट होता है और उसके विषय में सारी जानकारी दी जाती है, तो पीएम केयर फंड के विषय में क्यों नहीं दी जाएगी? अगर आप सूचना नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि आपके मन में कहीं ना कहीं कालिक है, आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ जो गलत बातें हैं वो चल रही हैं। इसलिए आप इसका फंड का जो है ये नहीं बताना चाहते कहां से है और इसका आप ऑडिट नहीं कराना चाहते। तो भ्रष्टाचार के इससे बड़े कौन से उदाहरण होंगे? इसी पीएम केयर फंड में उन्होंने चीन की जो कंपनियां हैं उनसे भी पैसा ले रखा है। इसी पीएम केयर फंड में उन्होंने जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं जिनका भट्टा बिठा दिया, उनसे भी 2105 करोड़ रुपया मोदी जी ने ले रखा है। तो इसे बताने में दिक्कत क्या है? अगर बता नहीं रहे तो इसका मतलब आपके मन में चोर है, आपको छुपाना चाहते हैं जो सही नहीं है। एक तरफ तो चाइना के जो है ऐप ये बंद करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ चाइना का को जो है कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में देते जा रहे हैं, इनका क्या मकसद है? तो ये सवाल मेरे से क्यों पूछ रहे हो आप? ये सवाल प्रधानमंत्री से पूछो। मैं तो यही कह सकता हूं कि आप कहते कुछ हैं और आप करते कुछ हैं। ऐप बंद करने से चाइना पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप उसके साथ में जो आपके व्यापारिक संबंध हैं, जो व्यापारिक समझौते उसके साथ में किए हैं, जिन जिन चीजों के ठेके आपने चाइना की कंपनी को दिए हैं, आप उन सबको रद्द करो। आप तब तो समझ में आता है कि आप चीन के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं, पर ऐसा तो कहीं नहीं कर रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री एक विवेकानंद फाउंडेशन है जिसमें बीजेपी और आरएसएस के बहुत लोग उसके मेंबर हैं। उस विवेकानंद फाउंडेशन में जो चीन की कई कंपनियां हैं उनसे बाकायदा फंडिंग आती है इनके पास में, और जो विदेश मंत्री हैं उन विदेश मंत्रियों का जो लड़का है वो भी चाइना के साथ में कंपनी में मिला के कहीं डायरेक्टर वगैरह भी है, तो उससे इन्हें पैसा मिल रहा है। तो ये कहां से चाइना के खिलाफ में कदम उठाएंगे? तो ये सवाल मीडिया को आम जनता से ना करके या मुझसे ना करके प्रधानमंत्री से और सरकार से करना चाहिए। भैया इसका जवाब तो दो। हालांकि मैं मानता हूं और आपकी दिक्कतें भी जानता हूं कि वहां से आपको कोई जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री निहायत ही डरपोक व्यक्ति हैं जो आज तक लोगों के सवाल का जवाब देने से कतरा रहे हैं।